नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ आज 2 बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप मेंटर और सक्सेस कोच। एंड शशांक शेखर झा जी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड सब इनको जानते हैं पालघर केस में ही वाज़ द वन हू टूक लीड। और ये एक चीज़ मैं सबको सीक्रेट जो इनका है मैं ओपन कर रही हूँ। ही टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रो बोनो केसेस। किसी को मदद की ज़रूरत होती है एंड दे आर रियली इन थ्रेट और दे आर इन नीड, दे कैन नॉट पे। सो शशांक जी, ट्विटर हैंडल इनका ध्यान रखिएगा, वहां पहुंच जाइएगा। बट हाँ, इट शुड बी जेन्युइन, नॉट लाइक स्पैमिंग हिम और फ्लैगिंग हिम लाइक दैट। सो अ वेरी स्वीट फ्रेंड ऑफ माइंड एंड आशीष सर अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। स्टार्ट करूंगी। हम लोग फॉलो अप कर ही रहे थे मनीष सिसोदिया जी। पता नहीं जी वजीर है या प्यादा है, अब वक्त के साथ निकल निकल कर आ रहा है कौन कौन क्या है। तो आशीष सर, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं वहां पे, ग्राउंड पे हैं और आपको पल पल की खबर रहती है, क्या हुआ और इनको कैसे उठाया तिहाड़ से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने? जी। जी गायत्री जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को ऑल्टरनेट मीडिया के मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आपका सच में ये तारीफ काबिल आपकी अप्रोच है कि आप हमेशा ऑन स्पॉट रहते हैं अपने ऑडियंस के लिए। और उसी कंटेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऑनगोइंग सागा की। ये जो एक इनका क्राई फाउल करने का तरीका है ना, आपका इतना ड्रामेटाइजेशन ये लोग करते हैं। मालूम नहीं कहां से इनको हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा एक मसाला सा क्रिएट कर देना होता है कि एक सिंपल से इंसिडेंस को भी इनको एक इवेंट में कन्वर्ट कर देना होता है। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए सीबीआई के पास जाना हो, चाहे वो जेल में रखना हो, तो जेल में जाने से पहले इनको खूब एक अपना लाम लश्कर लेके जाना होता है, बापू की समाधि पे जाना होता है। जेल में जाने से पहले इनको खूब सारे उसके ऊपर इनको वो करने होते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस। उसके बाद जेल में होता है कि जी पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ हमको रख दिया, हमारी तो जान खतरे में है। और उनके स्पोक्स पर्सन आके ऐसी बात करते हैं कि एक इशारे के ऊपर मनीष सिसोदिया की जान जा सकती है। इतने खतरनाक लोग वहां रहते हैं, जैसे कि जेल अथॉरिटीज तो कुछ करती नहीं और ये कोई जानता नहीं, या ये लोगों को पागल समझते हैं कि जो तिहाड़ जेल है इट इज अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है तो किस सेल में रखना है और किन लोगों के साथ रखना है ये डिसाइड कौन करता है? दिल्ली गवर्नमेंट। और दिल्ली गवर्नमेंट का जो जेल मंत्री है उसके हाथ में ये सारा प्रेरोगेटिव है। तो इसके ऊपर जो मतलब जो खुद कर रहे हैं उसके ऊपर भी हाय तौबा मचाना, पता नहीं जैसे किसने क्या कर दिया हो। हमारे तो दिल्ली वालों की समझ में नहीं आता कि हमने सरकार चुनी है या इन नौटंकीबाजों का एक ग्रुप चुन लिया है। और जो अभी आपने सवाल किया गायत्री जी, मनीष सिसोदिया जी प्यादा है, मेन कन्विक्ट है, कल्प्रिट है, कौन है? तो मुझे लगता है आप और आपके सभी दर्शक हम दिल्ली वासियों की तरह ही ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब तो प्यादे हैं। इनके तो पपेट्स की असली डोर जो है वो किसी और के हाथ में है। और वो जो रिंग मास्टर जो इस पूरी सर्कस को चला रहा है, अब इस समय धीरे धीरे एजेंसीज की आंच, जांच की आंच जैसे जैसे उस रिंग मास्टर तक पहुंचनी शुरू होगी, वैसे वैसे ये तड़प, वैसे वैसे ये बेचैनी, वैसे वैसे ये घबराहट देखिएगा धीरे धीरे और बढ़नी शुरू होगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। और ये जो आपने अभी बात यहां से उठाई कि ईडी ने आज कहां से उनको दर्द पहुंचा, तो आज नहीं दर्द पहुंचा उनको। ईडी ने 7 मार्च को भी तिहाड़ जेल में ही इंटेरोगेट किया था, वो पहली इंटेरोगेशन थी। आज उसकी दूसरी इंटेरोगेशन हुई। और जब उनको ईडी को लगा कि कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक से आंसर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसे में और साथ में मनी ट्रेल और जो उनका जो पीएमएलए के तहत उनको अरेस्ट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के, तो वो ईडी उस सारे के सारे, देखो अल्सर में हम डे वन से ये देख ही रहे हैं कि असल में शराब जो है वो शराब घोटाला है। वो शराब घोटाला क्या है, कैसे की कैसे इन्वेजन हुई, वो आप अपने पिछले कुछ शोज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ऑन द नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द रेपिटेशन ऑफ योर लर्नेड ऑडियंस, मैं इतने ही कह के अपनी बात को, इनिशियल कमेंट को विराम दूंगा कि ये सब एक एजेंसीज का काम है जो होना चाहिए और हो रहा है। और मुझे गर्व है इस बात पे, ना सिर्फ इसलिए कि मैं कोई मोदी जी को पसंद करता हूं या नहीं, एज ए भारतवासी
मुझे गर्व है इस बात पे कि जहां जहां भी करप्शन है, जहां जहां भी, उस करप्शन को खत्म होना चाहिए। और मोदी जी ने पहले से ही ये बात कह दी थी कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो आपको डर लगना चाहिए। डर अच्छा है, आपको डर लगेगा, क्योंकि ना हम खाएंगे, ना हम खाने देंगे। ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसे लीडर के साथ अगर आज देश आगे बढ़ रहा है, तो अगर वो निर्दोष हैं तो फिर उनके बिल्कुल उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और हमें अपनी जुडिशरी पे, हमारे बीच में लर्नेड आज शशांक जी भी बैठे हैं जो हमारी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ फेटर्निटी से हैं, बड़े रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, वो इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे कि अगर हमें अपनी जुडिशरी पे विश्वास है तो फिर हमें निष्पक्ष जांच होगी, इसका एतबार भी होना चाहिए और हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए एजेंसीज को। फिर किसी तरह का ह्यू एंड क्रिएट करके मुझे लगता नहीं कि हमें इस मामले को भटकाना या उलझाना चाहिए। जी, जी। आशीष जी, थैंक यू फॉर योर ओपनिंग कमेंट्स। शशांक, ये पहले सीबीआई के पास गए थे, सीबीआई ने अचानक से इनकी वो मांगी ही नहीं कि हमें जेल में रखना है, फिर इनको 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने वहां जाके क्योंकि हम ये सारा कवर करते आए हैं, वी बीन कवरिंग दिस वेरी डिलिजेंटली। फिर ईडी गई वहां पर, कल 8 घंटे इंटरोगेशन हुई और आज इनको अरेस्ट कर लिया। हाउ डू यू सी इट लीगली, एंड क्या रीजन था कि उठाकर ले गए? चल बेटा, तू यहाँ जवाब नहीं दे रहा, अब तू चल हमारे साथ। जी। नमस्ते गायत्री जी और आशीष जी और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो धन्यवाद गायत्री जी, जिस तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया, मुझे लगता है कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आज तक नहीं हुआ था मेरा, बट थैंक यू सो मच। मुद्दे पे बात करते हैं। जो पहला आपका प्रश्न है कि क्यों इतने लेट से किया या क्यों किया, बड़ा वियर्ड चीज है। आम आदमी पार्टी क्यों आई थी सत्ता में क्यों आई, या आम आदमी पार्टी क्यों फॉर्म हुई, वहां जाते हैं। अन्ना आंदोलन हुआ, कहा गया कि करप्शन नहीं होना चाहिए इस देश में, करप्शन को रोकने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का जो एक मूल उद्देश्य था वो ये था कि भाई जिसके ऊपर भी करप्शन का चार्ज लगेगा, अगर एफआईआर हुई नहीं हुई, पहले ही दिन में आप इस्तीफा दीजिए और आपको जेल में डाल देना चाहिए। ये हमेशा से डिमांड रहा है। इस केस में अरविंद केजरीवाल जी या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को तो गुस्सा होना चाहिए। जो आपका प्रश्न है कि क्यों उस अगस्त 2022 में जो एफआईआर हुआ या उसके ऊपर पहले से उस पर आरोप लग रहे हैं, उसमें अब जाके क्यों अरेस्ट हुए मनीष सिसोदिया, क्यों नहीं आज से 8 महीना पहले अरेस्ट हुए, या सत्येंद्र जैन जब अरेस्ट हुए थे उसके बाद अगले 6 महीने तक वो क्यों तब भी मिनिस्टर बने रहे, जब मनीष सिसोदिया जब अरेस्ट हुए तभी क्यों दोनों की मिनिस्ट्री गई। तो मुझे लगता है कि अपने आप में दिखाता है कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। समझिए कि यहाँ पे सीबीआई ने क्यों टाइम लिया। मतलब मैं कानून का विद्यार्थी हूं, तो मैं हमेशा मानता हूं, और मेरे व्यूज कई बार डिफरेंस रखते हैं दूसरों से। मेरा मानना होता है कि जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल होना चाहिए, जेल नहीं डालना चाहिए किसी को। तो इस केस में आप देखिए कि जेल नहीं डाला गया एक्चुअली। यहाँ पे सीबीआई मतलब एफआईआर कब हुआ था? अगस्त 2022। अभी क्या चल रहा है? मार्च 2023। अभी अरेस्ट हुए कितना दिन हुआ है? अभी 20 दिन हुआ है मुश्किल से। तो इतना टाइम लिया गया ताकि देखने के लिए कि सही में इन्वॉल्व है कि नहीं, चार्जशीट में सही में इनके ऊपर कुछ आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर इंट्रोगेशन करा है कि नहीं। और आज जो ईडी का अरेस्ट हुआ है, आप समझिए ईडी का अरेस्ट बहुत बड़ा है। ईडी ने सेक्शन 19 में अरेस्ट किया है। सेक्शन 19 में मतलब कि एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जब परमिशन देगी तभी आप इंट्रोगेशन कर सकते हैं। आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं और अगर उसके बाद लगता है कि आपको अरेस्ट करना चाहिए तो आप अरेस्ट होंगे। और सुप्रीम, देखिए एक बात समझिए गायत्री जी, और ये बहुत ना कनेक्टिंग है। जैसे ही ये केस आगे आना शुरू हुआ, ये जो पूरी लॉबी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, कहा कि पीएमएलए के अंदर में जो अरेस्ट होते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसके जो कंडीशन है उसको वीक करना चाहिए। पीएमएलए का कंडीशन, जो बेल कंडीशन, उसको स्ट्रॉन्ग इसीलिए किया गया था कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। ऐसी आम आदमी पार्टी जो करप्शन को हटाने के लिए आई थी, आज वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में अरेस्ट हो रही है ईडी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो 2 कंडीशन है पीएमएलए के अंदर में किसी को बेल देने का, उसको हम ऐसे नहीं हटा सकते, क्योंकि देश का पैसा है जिसको बार बार मिसयूज किया जाता है, और इसीलिए पार्लियामेंट ने लॉ लाया था। ईडी ने भी उस टाइम विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली कहा कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे। जो 2 स्ट्रिंजेंट कंडीशन है वो रहेंगे। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि जब भी कोई बेल फाइल करता है पीएमएलए के अंदर में, तो पहला कंडीशन है कि जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि जो सरकार है, वो अपना तरीके से उसमें बहस करेगी और बताएगी क्यों नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, कोर्ट को लगना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए, और अगर कोर्ट दे रहा है अगर उसको बेल, तो कोर्ट को एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई इनके खिलाफ सही में कुछ नहीं है। मुझे लगता है जितना टाइम सीबीआई या ईडी ने इस केस में लिया है, अरेस्ट करने से पहले भी और अरेस्ट करने के बाद भी, मतलब ईडी का भी तो आज आया है,
मुझे लगता है कि काफी वाटर टाइट बनाने की कोशिश की गई है केस को, और पूरे ट्रेल को पकड़ने की कोशिश की गई है। गायत्री जी, एक और चीज है जो नॉर्मल केसेस में और पीएमएलए के केसेस में जो डिफरेंस है, नॉर्मल के केसेस में आपको ये बताना पड़ता है कि अगर आपके पास पैसा है, पैसा क्यों है आपके पास, उसका आप क्या यूज करने वाले हैं, आप उस क्राइम में किस तरीके से इन्वॉल्व है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीएमएलए के केसेस में ऐसा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही बात है, अगर आपके पास पैसा है या अगर आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स आप गिल्टी हैं इस चीज के लिए। और अगर आप गिल्टी नहीं है तो ये आपका दायित्व है कि आप खुद को प्रूव करें कि आप गिल्टी नहीं है। अभी अगर गिल्टी नहीं होते तो सत्येंद्र जैन इतने दिन से जेल में, इनको कब तक बेल मिल गया होता, इनकी केस कब के क्वैश हो गए होते। तो मुझे लगता है अगर ये क्वैश नहीं हुआ और केस अभी भी चल रहा है, तो फॉर्चुनेटली आज के डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि जुडिशरी हमारे अंदर आती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो जो आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी कि जुडिशरी सर्वोच्च है या प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आज वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट ले रही है जिन पे कल तक एलिगेशन लगाती थी। कांग्रेस, बीआरएस, जो पहले टीआरएस होती थी, आरजेडी, लालू जी की पार्टी, और 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने चिट्ठी लिखी है, ये सारे पे आरोप लगा चुके हैं खुद, और आज जब खुद पे बात आई है पैसा खाने की, तो ये बात हो रही है। एक लास्ट चीज गायत्री जी, उसके बाद मैं फिर आप अपना क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है बोलना जरूरी है। घोटाला हुआ है कि नहीं, ये प्राइमा फेसी कोर्ट को अभी तक क्या लगा है, या आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि घोटाला लग रहा है कि नहीं। एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने लाई, गवर्नमेंट ने एक्साइज पॉलिसी लाई। तो सपोज करिए कि अगर पहले 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर होता था दिल्ली गवर्नमेंट को, अगर 1000 दारू की बोतल बिकती थी, तो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 1000 दारू की बोतल बिक रही है तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो मेरा प्रश्न आपसे है गायत्री जी कि सपोज करिए कि अगर 1 लाख के बदले वो 1.25 लाख हो जाए, तो दिल्ली गवर्नमेंट का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1 लाख से ऊपर ही होगा, क्योंकि 1000 से 1 लाख मिलता था, अब 1,500 या 1,500 के आसपास हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जो प्रॉफिट था 1 लाख, वो कम होके 70,000 पे आ गया। तो बेसिकली आप बेच ज्यादा रहे हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है गवर्नमेंट को, तो सीधा सीधा है कि आप करप्शन कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने कभी भी लोकपाल को नहीं लाया, जिसके लिए पार्टी बनी थी। और जैसा आशीष जी अभी कह रहे थे कि मेन किंग पिन कौन है, और आप भी पूछ रहे थे कि प्यादा कौन है और वजीर कौन है, एक बात और समझिए, 7 साल 8 साल हो गया इस गवर्नमेंट को। अरविंद केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, ना उनके पास एक भी मंत्रालय है, ना उन्होंने एक भी साइन किया है। आम तौर पे भारत की आप किसी भी 28 स्टेट में चले जाइए, किसी भी यूनियन टेरिटरी में चले जाइए, जनरली जो सीएम होता है, अगर अपने दम पे सरकार बनाया होता है, होम मिनिस्ट्री तो अपने पास रखता ही है, होम मिनिस्ट्री नहीं रखता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रखता है, फाइनेंस नहीं रखता तो पीडब्ल्यू रखता है। यहाँ पे ये सीएम ने एक भी मिनिस्ट्री नहीं रखी और एक भी साइन नहीं किया है। शोज कि दिमाग लगा के खुद का नाम कहीं डायरेक्टली इंप्लाई नहीं करवाना है। हायर एंड फायर। बिल्कुल जी। शशांक, मैं वापस आप पर आती हूँ, पर आशीष सर के पास में आती हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। आई रियली लव द रॉ ग्राउंडेड इन्फॉर्मेशन। आशीष सर, इनको क्या किसी सेपरेट केस में आज ईडी ने उठाया है, या वो वही लिकर वाले केस में उठाया है, या एक्सटेंशन है? क्योंकि अब जो न्यूज ब्रेकआउट हो रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है सोर्सेज से, बट ये कह रहे हैं कि इनको एक नई स्कैम के तहत उठाया गया है। पर अभी मतलब मेरे सोर्सेज से कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपके तरफ से इंफॉर्मेशन है तो प्लीज। देखिएगा गायत्री जी, स्कैम्स तो इनके ऊपर बहुत सारे हैं। ये जो शिक्षा मंत्री की आड़ के अंदर छुपने का प्रयास करते हैं, वो शिक्षा मंत्री वाला भी एक स्कैम चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी उसके ऊपर भी धीरे धीरे परत बाय परत खुलेगी, लेकिन अभी एसेंशियली जो हाईलाइटेड केस है वो लिक्वर स्कैम है। सो इसीलिए हम बार बार आम आदमी पार्टी के जब भी साथी कोई भी मिलते हैं, उनसे बोलते हैं भाई शिक्षा मंत्री कैसे हैं, इसके ऊपर ऑन द मेरिट ऑफ द केस डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो जो स्कैम चल रहा है, वो स्कैम का मुद्दा ये है कि दिल्ली के लोगों को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम कब कर पाती है, जब गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज मॉनिटरी वे में ऐसे ड्राफ्ट की जाती हैं कि गवर्नमेंट्स को कहीं से राजस्व प्राप्त हो। और जब आप सरकारी व्यक्ति होके कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में, डिग्निटरी के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में आप एक स्टेट को रन करते हैं, तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप उस पैसे को बचाएं, क्योंकि उसी पैसे से आगे दिल्ली की जनता का विकास होना है। आपने वादे बड़े बड़े कर लिए, मैं स्विट्जरलैंड बना दूंगा, मैं पेरिस बना दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं डमकाना कर दूंगा।
अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन वो करेंगे कैसे? पैसे से ही तो करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहां पे, इन्होंने दिल्ली के राजस्व का पैसा एक इतने कलाकारी से, जैसे कि अभी शशांक जी कह रहे थे कि जो मास्टर पिन है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपके दर्शकों को जाननी होगी कि वो जो मास्टर किंग पिन है वो फाइनेंस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। ही इज एन आईएएस ऑफिसर टू द ड्यूटी ऑफ बीइंग अ फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड, यानी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखते थे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते हुए उनको रेवेन्यूज को, पैसे को किस तरह से कहां घुमाना है, इसकी उनको बड़े अच्छे से समझ, कलाकारी, अकल और दाव पेच आते हैं। इसीलिए ये लिक्वर पॉलिसी का जो स्कैम है उसको इस तरह से रचा गया। आप देखिएगा, पहले जमाने में हम बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने जाते थे तो हमसे ओपनली डोनेशन मांगी जाती थी। जब वो डोनेशन लेना बंद हो गया तो उसके बाय रूट्स निकाल दिए गए कि आप बिल्डिंग फंड दे दीजिए, यानी अलग अलग तरीकों से पैसा लेने का रास्ता बना लिया गया। यही यहां पे किया गया। इनको पैसा चाहिए था, पंजाब इलेक्शन लड़ने थे, गोवा इलेक्शन में खर्चा करना था, अब वो पैसा आएगा कहां से? तो ये एक मास्टरमाइंड का गेम प्लान था कि कुछ हम ऐसा करते हैं कि हम जितने प्राइवेट लोग पैसा हमें दे सकते हैं लिक्वर के धंधे में, सबको पता है बहुत पैसा है, हम उनके लिए कुछ क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? पहले तो हम उनको जो लाइसेंस देंगे, L1 लाइसेंस, वो 25 लाख की बजाय 5 करोड़ का देंगे। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। फिर सवाल यह आया कि वो 25 लाख वाली चीज 5 करोड़ में क्यों लेंगे? तो फिर उसका लूप होल निकाला गया कि वो इसलिए देंगे क्योंकि ये एक उनको इन्वेस्टमेंट के रूप में समझाया जाएगा कि ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे रिटर्न आप कई गुना कमाओगे। अब वो कई गुना कैसे कमाओगे कि जब आप एक 750 ml की बोतल बेचते हो तकरीबन 500 रुपए की, तो उसके अंदर आपको सिर्फ 33 रुपए मिलता है, जबकि गवर्नमेंट के पास तकरीबन 329 रुपए जाते हैं। यहां पे पूरा गेम इससे उन्होंने पलट दिया, इस तरह की पॉलिसी ड्राफ्ट की कि अब गवर्नमेंट को 329 रुपए की बजाय 3.78 रुपये मिलने लगा। यानी समझिएगा आप 1%, गवर्नमेंट का राजस्व 1% आ गया, 350 रुपए से 3.5 रुपए तक ले आए। कितना ड्रास्टिक इन्होंने ये काम किया, और वहीं पे जो प्राइवेट प्लेयर है उसका राजस्व बढ़ा दिया। यानी इन्होंने इस तरीके से ये सारा गेम प्लान किया, और जो 5% से 12% का उसका प्रॉफिट किया, उसमें से आधा पैसा हमारी जेब में वापस आ जाएगा। वो भी सारी सेटिंग हो गई। उसके भी जो चश्मदीद गवाह थे, अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके चक्कर में अब जुडिशरी के सामने जब उनका 164 में उनका बयान हुआ, तो अब ये सारा नेक्सस वहां से कसा जा रहा है। फिर इनका अदर स्टेट से क्या कंजंक्शन है वो भी निकल के अब सामने आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पॉज दूंगी मैं, जो आपने कहा नया केस निकल कर आ रहा है। शशांक, नई केस पे मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा लाइट डालें। क्या ये जो नया केस है इसको कविता के साथ जोड़ रहे हैं, या कविता को भी ईडी उठाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपके बड़े डीप सोर्सेस हैं? जी नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक जब एफआईआर होता है और अगर आप स्कैम की बात कर रहे हो और इसको लिकर गेट बोला जा रहा है, शराब घोटाला बेसिकली, तो इसमें ना बहुत सारे एंगल्स हैं। एक एंगल है जिसकी वजह से जो सबसे पहले एफआईआर हुआ था कि राजस्व को क्या नुकसान हुआ, और जिसके बारे में अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि कैसे सरकार का जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो 12 से 1% पे आ गया, कैसे ज्यादा दारू बिकने के बाद भी कम प्रॉफिट होने लग गया, कैसे स्कूलों के नीचे, क्योंकि शिक्षा मंत्री बोलते हैं स्कूलों के नीचे और कोचिंग संस्थाओं के नीचे में शराब की दुकानें खोल के, मंदिरों के बगल में शराब की दुकानें खोल के, आपका गुरुद्वारों के बगल में शराब की दुकानें खोल दी, मेट्रो स्टेशन जहां आपको बर्गर्स मिलते हैं उनके बगल में ठेके खुलने लग गए। मैं ठेका जानबूझ के बोल रही हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, मंदिर वगैरह के पास आप खोल रहे हैं, ज्यादा खोल रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं, डिस्काउंट में दे रहे हैं, और फिर भी सरकार को कम प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट शोज कि पैसा कहीं तो जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप फ्री में दे रहे हैं, पैसा तो बिल्कुल जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस केस में दूसरा एफआईआर हुआ है, लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि एक एफआईआर है यहाँ पे इस चीज का। अभी जो ईडी ने जो केस किया है, ईडी ने सेक्शन 19 के अंदर में इनसे पूछताछ की थी, ठीक है। सेक्शन 19 में मैं आपको पढ़ के बताता हूं वर्बेटम की क्या है। सेक्शन 19 कहता है कि अगर डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, अगर उसके पास कोई ऐसा मटेरियल है उसके पोजीशन में जिसको उसको ऐसा बिलीव होता है कि ये पर्टिकुलर एक्यूज्ड गिल्टी है पीएमएलए के अंदर में,
मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में, तो उससे पूछताछ की जा सकती है और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए इस केस में मानना पड़ेगा कि जो पैसे की जो बात हो रही है, जो अमाउंट है, वो हजार और लाख की बात नहीं है, वो करोड़ की भी बात नहीं है, वो कई 100 करोड़ की बात है। और कई 100 करोड़ जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली उतना सारा पैसा ना आप कैश में ले सकते हैं और ना आप अकाउंट में ले सकते हैं, तो ब्लैक मनी की बात आ रही है। जिस ब्लैक मनी के विरोध में ये आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, आज खुद उस ब्लैक मनी के नाम पर आ रही है आगे सामने में। आप समझिए कि नौ बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके फेवर में चिट्ठी क्यों लिखी। एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें से है बीआरएस, जिसका पहले नाम होता था टीआरएस, जिन्होंने तेलंगाना स्टेट की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किया या सबसे ज्यादा एजिटेशन किया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक अलग से बाहर निकल के आई, उसी तरीके से टीआरएस भी एक अलग तरीके से बाहर आई थी तेलंगाना स्टेट के लिए कि हम ऐसा देंगे। लेकिन आज के डेट में टीआरएस में क्या हो रहा है, भाई भतीजावास तो जो हुआ, करप्शन का जो एक नया एंगल है जो हम पहले सोच नहीं सकते थे, वो अब समझ में आया। और कैसे समझ में आया, तो देखिए एफआईआर में टीआरएस की जो नेता हैं कविता जी, उनका नाम नहीं था। और कविता जी कौन है, सीएम की बेटी वहां के, उनका नाम नहीं था। उनका नाम कब आया, जब एक आदमी जो ऑलरेडी सीबीआई ने जिसको अरेस्ट किया और जिसका नाम एफआईआर में, उसने डिस्क्लोज किया उसका नाम। तो यहां ये कहना कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ये वही बात है जो पहले बाकी पार्टियां करती थी और आम आदमी पार्टी उनको क्रिटिसाइज करती थी। और आज की डेट में क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं लोग के साथ समर्थन ले रही है, उन्हीं के साथ कोलैबोरेट की हुई है, इसलिए वही लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ एक बात और समझना पड़ेगा कि पीएमएलए के अंदर में अगर अरेस्ट हुआ है, ईडी ने अरेस्ट किया है, तो इसके मायने क्या है। इसके मायने ये हैं कि पहले की अपेक्षा में अब केस ज्यादा स्ट्रांग है। अब केस सिर्फ एक टेंजेंट से नहीं, दूसरे टेंजेंट से ही चलेगा। बेल मिलना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट ने जब इस लॉ को स्ट्रांग किया था और बाद में उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो पार्लियामेंट ने ये कहा था कि देश का टैक्स का पैसा, क्योंकि टैक्स की पैसे की बात हो रही है, तो अगर टैक्स का पैसा है तो हार्ड अर्न पैसा है। अगर आप 1 रुपए का भी कुछ खर्चा करते हैं, या अगर आप 1000 रुपए भी महीने कमाते हो, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो गरीब है फिर भी वो टैक्स देता है। अगर आप पाव भाजी से लेके और आप रेलवे के मजदूर तक का भी काम करते हो, तो या तो आप टैक्स दे रहे हैं इनकम में, या फिर आप सर्विस टैक्स कहीं ना कहीं जीएसटी में पे कर रहे हैं। वो जो टैक्स का पैसा है उससे ये देश चल रहा है, और यहाँ जो लूट या जो घोटाला हुआ है वो उस पैसे का हुआ है। तो मेरा मानना है कि अब जो पीएमएलए का केस हुआ है, सेक्शन 45 में बेल की बात हो रही है, ट्विन टेस्ट, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होने वाला और इनको बेल शायद नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो अभी तक ये कुछ ना कुछ कर दिए होते। और एक बात और समझिए, जो आशीष जी भी कह रहे थे और देश की जनता भी देख रही है, ये आप देखे होंगे कि मनीष सिसोदिया जेल जब गए तो उसके पहले राजघाट गए, और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस होली में होली होली नहीं नहीं मनाऊंगा। मनाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो मेरे फोन में अगर मेरे को मिल जाए, कि मनीष सिसोदिया जो होली नहीं मनाएंगे कह रहे हैं, ये बहाना है। मनीष सिसोदिया होली जिस मनाई तरीके है उन्होंने जेल में, मैं वीडियो ढूंढ रही हूँ, मुझे किसी ने भेजी थी, दिखा। पॉइंट वो नहीं है। हाँ। पॉइंट ये है कि अगर ये वीडियो आप, ये फोटो अगर आप देख पाए 2018, 19, 20, 21 और इस साल 22, ये मनीष अरविंद केजरीवाल कभी भी होली नहीं मनाते हैं। ये He देख is अगर a आप देख पा रहे हैं, Christian. This is what people talk. I mean, I cannot say yes or no, but I think people should ask an RTA whether he's a Christian or not. He should disclose his religion. मतलब मैं वही सोच रहा हूँ। नहीं, तो क्रिप्टो क्रिश्चियन में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी बात ये है, प्रकाश राज भी क्रिश्चियन है, तो आपको नहीं पता चलेगा इस तरीके से डायरेक्टली। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल पिछले 5 साल से होली नहीं मना रहे, अलग अलग बहाने मार के। तो इस बार जो उनका ये कहना कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, और सोचिए सबसे मतलब विडंबना वाली बात है, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं प्राउडली, मैं या आप सब कहते हैं कि हम प्राउडली हिंदू हैं। सबसे वियर्ड बात, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेडिटेशन करेगा या अपने पार्टी के सपोर्ट में, भले ही गलत है फिर भी रहेगा, कोई गलत नहीं है भाई। पता था कि रावण दुराचारी है, फिर भी कुंभकर्ण उसके साथ था, तो होते हैं ऐसे लोग भी। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे एक ऐसा त्योहार जो रंगों का त्योहार है, इससे बड़ा रंग का त्योहार कोई हो नहीं सकता है। उसमें आप व्हाइट कपड़ा पहन के कह रहे हैं कि मैं रंग से नहीं खेलूंगा, और पहली बार नहीं पिछले 5 साल से। क्या ये बात ये किसी और त्योहार में, किसी और धर्म के या मजहब के त्योहार में कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो मैं ना एक एंगल आपको देने की कोशिश करूँ कि जो बहाना है पूरा कि मैं इस वजह से होली नहीं खेलूंगा, ये झूठ है। और जिसकी वजह से नहीं खेलेंगे होली, वो खुद खेल रहा है। और ये जो पहले हमारी बात हो रही थी कि जेल में किस कोठरी में रखा जा रहा है, और आशीष जी ने जैसे क्लियरली बताया भी कि जेल मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, इसमें एक और बड़ी बात है। समझना पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन जब जेल गए थे तो सत्येंद्र जैन जेल मिनिस्टर थे, और उनको जिस तरीके से मसाज ट्रीटमेंट मिला था, और वहां पे बाहर का खाना और रेपिस्ट से उन्होंने जिस तरीके से पैर वैर दबवाया था, तो 2 बातें निकल के आती हैं।
पहली बात कि अभी भी जिस कोठरी में वो बैठे हैं वो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया होगा और उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही होगी जो सत्येंद्र को मिल रही है। इनफैक्ट सत्येंद्र जी से ज्यादा सीनियर है ये, और मनीष सिसोदिया के अरविंद केजरीवाल जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण था उसके लिए सबसे फेवरेट, वैसे अरविंद केजरीवाल के लिए अगर सबसे फेवरेट कोई हो सकता है तो मनीष सिसोदिया होंगे, अगर बीच में दुश्मनी नहीं होगी दोनों की तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी खराब ट्रीटमेंट मिलेगा, ये पहली बात है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे ड्रेडेड क्रिमिनल्स के साथ रख दिया गया। गलत। आप ड्रेडेड क्रिमिनल हैं, आपके साथ जो रहेगा उसके साथ उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। आप किसी छोटे मोटे केस में नहीं गए, आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गए, आपने देश का पैसा खाया है। मेरा मानना है कि बार बार हर चीज में ये कहना कि गवर्नमेंट मिसयूज करे फलाना ठिकाना, तो ठीक है, जुडिशरी तो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। अभी सबको पता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ का जितना जैसा लेगेसी है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जैसा लेगेसी है वो किसी के अंदर में नहीं आने वाले हैं। दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, जो कि सरकार की बात नहीं मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कई बार। और तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का एलिगेशन भी अब काम करेगा। तो मुझे लगता है कि ये ना बस बोलने वाली बात है और ये खुद के अपने चाल में फंस चुके हैं। जिस बात को कहते कहते आए थे उसी चीज में फंस चुके हैं आज की डेट में। और अब क्योंकि पीएमएलए हो गया है, आई डोंट थिंक इनको बेल मिलेगा। जहां तक कविता जी की बात है, क्योंकि महिला है और दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट अभी रिसेंटली आया है, मुझे ये भी कहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए में जल्दी से आपको नहीं देना चाहिए अनटिल अनलेस एक्सट्रीम मतलब पूरा सेटिस्फाई करता है दोनों कंडीशन को, और उन्होंने स्ट्रिंजेंट रखा था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली अपने एक जजमेंट में कहा है उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात कि अगर महिला है या 15 साल से छोटे बच्चे हैं या कोई वृद्ध हैं जिनकी एज 65 साल से ज्यादा है, उनको बेल दे देना चाहिए। तो और वो पीएमएलए के केस में ही कहा है, और उस समय में 3,500 करोड़ का कुछ घोटाला था जिस केस में जजमेंट आया है या ऑर्डर आया है फॉर दैट पॉइंट। शशांक, मैं पीएमएलए में काफी सारी चेंजेस आई हैं, आई विल कम बैक टू दैट, बट अभी जब हम बात कर रहे हैं, जो कुछ लोग बता रहे हैं और शायद आशीष सर इस पे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। आशीष सर, मैंने सुना है कि इस वक्त पैनिक मच गए पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी में और कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी चल रही हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको उस बारे में? जी गायत्री जी, देखिएगा, ऐसा है कि ये इनको बहुत अच्छे से आम आदमी पार्टी को अब पता है कि होता क्या है। आप ये समझिएगा कि जब कोई आदमी कोई क्राइम करता है ना, तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है जानना, एक होता है मानना। तो वो जानता है कि उसने दूसरे की जेब काटी है, मगर वो मानेगा नहीं जब तक कि वो रंगे हाथ पकड़ा नहीं जाएगा या 4 डंडे नहीं पड़ेंगे, रिमांड हाउस में नहीं जाएगा। तो वो जानता तो पहले मिनट से है, पर मानेगा आखिरी मिनट पे। मतलब पीपल डोंट इंप्रूव व्हेन दे आर टोल्ड टू इंप्रूव, पीपल जस्ट इंप्रूव व्हेन दे हैव नो ऑप्शन बट टू इंप्रूव। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि जब तक ये बच सकेंगे, ये बचने के लिए लेफ्ट राइट करेंगे। और ये बात इन्हें पता है कि जब एक बार एक आदमी किसी की जेब काटता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो वो जिसकी वो जेब काट रहा होता है ना, तो वो पहला व्यक्ति होता है जिसकी उसने जेब काटी थी, और ना ही वो आखिरी व्यक्ति होता है, क्योंकि ये कब से ये काम करता चला आ रहा था और कब तक करने वाला था। दोनों का कोई अंत और सिरा पकड़ना मुश्किल है। ठीक इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को अभी जो धरपकड़ हुई है, जिसके अंदर ये लपेटे गए हैं, वो है मनी लॉन्ड्रिंग और वो है शराब घोटाला, लिक्वर गेट। लेकिन एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन तो इनके ऊपर जासूसी कांड की भी चल रही है। उसके ऊपर भी आपके कई शो आप कर चुके हैं, आपके दर्शक जानते हैं कि वहां पे भी इन्होंने कितने घोटाले किए हैं। इन्वेस्टिगेशन तो एजुकेशन की भी हो रही है कि एक एक कमरा बनाने में कैसे जो 2 लाख 3 लाख का कमरा बनता है 25 लाख कैसे लग गए। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सारे चीजों की हो रही है, चाहे वो जल बोर्ड की हो, और हर जगह पे, जैसे कि शशांक जी ने कहा कि रावण का सबसे फेवरेट कुंभकर्ण था, ऐसे ही केजरीवाल जी का जो राइट हैंड है वो मनीष सिसोदिया है। और जिसका राइट हैंड इस समय आटे में आ चुका हो और ये अच्छे से पता हो कि ये मोदी जी की सेंटर की सरकार है, जिसका सीना भी 56 इंच का है, और पॉलिटिकल विल ऐसी है कि चाइना और पाकिस्तान और यहां तक कि यूएस को भी समझ में आ गया है कि पॉलिटिकल विल क्या होती है। तो फिर उनके आगे भ्रष्टाचारी और उनके आगे करप्शन वाली चीजें तो बहुत टाइनी अफेयर्स हैं, वो बच के नहीं निकलने वाले हैं। तो इसलिए खलबली उनके खेमे में मचना जायज है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, ये सब जानते हैं कि रावण भी मरा था तो वो विभीषण के बताने से ही मरा था कि नाभि पे तीर मारो तो ही मरेगा, वरना नहीं मरेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे राज, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन किंग पिन है, जो मेन
रिंग लीडर है, उसके बहुत सारे राज मनीष सिसोदिया जी के पास हैं। इसलिए वो बार बार ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कभी उनके अरेस्ट पे वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार का हम पूरे अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पुरानी हिंदी पिक्चरें याद आती हैं कि ये कहा कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है। दूसरी बात, अब फिर से वो वहां पे लेटर लिखते हैं जेल जाने से पहले कि आपको फंसाने का प्रयास हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में मनीष सिसोदिया लेटर लिखते हैं, और उस लेटर के ऊपर कोई डेट नहीं होती, यानी वो पहले से ड्राफ्टेड लेटर था कि बस जब मौका आए इसको प्रेस में भेज देने का है। वो उस समय लिखा हुआ नहीं था, ना इमोशंस उस समय के थे, ना सिचुएशंस उस समय की थी, एवरीथिंग वाज स्टेज्ड। उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करना इनकी शुरू से पॉलिसी रही है हर चीज में। ये पहले से ही पूरा प्लान था। अब शशांक जी, आई थिंक यू रेज्ड योर फिंगर, डू यू वांट टू मेक सम पॉइंट इन बिटवीन? सर की कोई बात आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब सर को कुछ बोलना है तो बोल दे, मैं ऐड करना चाह रहा था एक्चुअली। जी बस जी ठीक है, जी मैं जी 1 मिनट में फिनिश कर लेता हूँ शशांक। फिर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने जो जो विक्टिम कार्ड प्ले करना है ना, कभी ये कहते हैं कि भी छोटे छोटे बच्चों तुम पढ़ना बंद मत करना, तुम्हारा चाचा खाना नहीं खाएगा, कभी ये कहते हैं मेरी माँ बीमार है, कभी कहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, कभी अरविंद केजरीवाल टीवी पे आके कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है, उनकी जो मदर है, वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी इमोशंस गैदर करना। और अभी जो नया काम उन्होंने किया है, जो नया लेटर जेल से रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ जेल, कि भाई आप एक अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर को बार बार जेल में डाल रहे हो। इस तरह की जो नाटकबाजी उनके मिनिस्टर्स और प्रवक्ता के करते हैं, जबकि लोगों को आज हमने आपके दर्शकों को आंखें खोलने का काम किया जब हमने कहा कि एजुकेशन भी इन्हीं के पास है और जेल भी इन्हीं के पास है। तो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ जेल में कहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी आई या कहां उसके खिलाफ मोदी जी आए। और वो प्रोजेक्ट खुद को अक्सर ऐसे करते हैं कि मोदी जी हमारी पॉपुलैरिटी से डर गए हैं, हम एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं मोदी जी का। मुझे तो हंसी आती है कि इनके सपने क्या हैं, इनकी लोकसभा में राज्यसभा में इनकी स्टैंडिंग क्या है, ये खुद को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कैसे हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनकी एक्सेप्टेंस कितनी है, ये कुछ भी बोलते हैं। और अभी भी आज उन्होंने जो नया स्टेटमेंट दिया गायत्री जी, वो ये दिया कि कल तो हम बरी होने ही वाले थे, क्योंकि कल इनकी सुनवाई थी, कल 10 सर मार्च। आप भूल गए सर, आपने बताया था ये अंतर्यामी है, ये बहुत पहले प्रेडिक्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने आपने पहले पहले कह शो दिया में कि कल मेरे हम साथ ये बात बरी कही होने थी। वाले थे, इसलिए आज ईडी ने लपेट लिया। मतलब इनके पास, मैं बताता हूं, एकता कपूर इनके पास जाके ट्यूशन ले लेना कि ड्रामा कैसे बनाने हैं, तो वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस चला पाएगी। ये इतने ड्रामेबाज हैं, हर चीज का इनके पास कोई ना कोई पहले से लूप होल तैयार पड़ा है। समझ नहीं आता कि ये क्या माइंडसेट से खेलते हैं, लेकिन गजब जी है इनका दिमाग जो ऊत बुद्धि की तरह चलता है। जी। बाय द वे, व्हाइल वी आर टॉकिंग, देयर इज अ हाई लेवल मीटिंग गोइंग ऑन, क्योंकि मैं वेट कर रही थी अब कहीं से मैसेज आने का। तो मीटिंग चल रही है ऑलरेडी इनके घर पर, अरविंद केजरीवाल के घर पर। इनके सभी बड़े वाले लीडर्स बैठे हुए हैं वहां पे। शशांक, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, बट यस, एट द मोमेंट देयर इज अ पैनिक इन आम आदमी पार्टी, क्योंकि जब तक सीबीआई करती है लोगों को फिर भी लगता है कि ठीक है, थोड़े मोड़े पैसे का। बट द मोमेंट ईडी वॉक्स इन, it's a different game altogether. Different game. शशांक, प्लीज आप अपना पॉइंट रखें जो आप बता रहे थे। बिल्कुल गायत्री जी, और मेरा मानना है कि हाई लेवल कमिटी या हाई लेवल मीटिंग सिर्फ यही नहीं चल रही है, देश के और राज्यों में भी चल रही है, जिसकी आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर और दूसरे स्टेट तक भी है। जो साउथ कार्टेल, जिसने इससे पैसा बनाया है या पैसा खाया है या जिसकी तरफ से पैसा मिला है, वो हर जगह इन्वॉल्व है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी अपडेट दूं कि जो कविता जी हैं, जो तेलंगाना सीएम की बेटी और एमएलसी है सिटिंग, जिनका नाम आया है इसमें, वो विमेन रिजर्वेशन के नाम पे एक अभी कल मीटिंग करने वाली है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से। तो मुझे लगता है कि वो बोलने वाली बात है जो मीडिया को दिखेगा, लेकिन अंदर की बात यही है, क्योंकि 11 तारीख को उनको भी ईडी ने समन किया हुआ है, यानी 11 तारीख को उन्होंने डेट दिया है। बट मैं जो बात कहना चाह रहा था, ये जो साउथ कार्टेल ग्रुप है, ये कौन कंट्रोल करता है? अकॉर्डिंग टू ईडी, शरद रेड्डी एक है, अरबिंदो फार्मा के, उसके बाद मगुना श्रीनुलु है, रेड्डी हैं, वो भी हैं, और एक तीसरी के कविता है, इनका नाम आया था। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा अभी आप लोग बात भी कर रहे थे आपस में, इनफैक्ट आशीष जी भी कह रहे थे कि क्या ये प्लान मैनर में किया गया है।
समझिए एफआईआर हुआ है अगस्त 2022 में, और अगर आपने कुछ चोरी की है या कुछ आपने अगर गलत कार्य किया तो आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगस्त 2022 में एफआईआर हुआ है, और आप मानिएगा नहीं कि जुलाई 2022 मई 2022 से लेके अगस्त 2022 तक ये जितने भी एक्यूज्ड हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्टेंटली रिलेटेड हैं इस केस से, सब ने अपना फोन नंबर बदल लिया है। फोन नंबर छोड़िए, फोन तक बदल लिया है। और जो नंबर है, मतलब ये जो कविता जी हैं वो तो 6 बार अपना फोन बदल चुकी हैं 2021 से 2022 के बीच में। सर वो और कहाँ फोन फेंकती है फोन? I mean, we should go and collect some phones, right? Just on a नहीं, funny note. बड़ी बात ये कि ईडी को भी नहीं मिला। 170 फोन को तोड़ा गया है और ईडी मात्र 17 फोन कलेक्ट कर पाई है पिछले 1 साल के अंदर में। 170 फोन। ईडी का मानना है कि अगर वो फोन मिल गया होता तो इतना लंबा केस चलता ही नहीं, और शायद फिर अरेस्ट करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, और ईडी को भी इस पिक्चर में आने में इतना टाइम नहीं लगता। तो अभी तो 2 केस हुआ है जो हम देख रहे हैं, एक सीबीआई का और एक ईडी का, लेकिन यहाँ पे जो सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है उसका केस अलग बनेगा, क्योंकि 170 फोन तोड़ना या घुमाना छोटी बात नहीं होती। और जो किकबैक्स की बात ये हो जो आप रही है वो 170 बोल रहे हैं, आप मनीष सिसोदिया के लिए बोल रहे हैं या कविता के लिए बोल रहे हैं, या दोनों का कंबाइन बोल रहे हैं? कंबाइंड बोल रहा हूँ, कंबाइंड बोल रहा हूँ। इस केस ओके। में 170 फोन की बात हुई है, और वो बड़ा नंबर है, और ईडी इसीलिए परेशान है क्योंकि अगर मतलब आप अगर फोन मिल जाए तो इजीली ट्रेस कर सकते हैं, सामने सामने बैठा के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनको पता था, और जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो खुद आईआरएस ऑफिसर रह चुके, तो उनको पता है कि रेवेन्यू को कैसे छुपाया जाता है, रेवेन्यू को कैसे लूटा जाता है, और वही वो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी क्योंकि आशीष जी कह रहे थे, और मैं वही बोल के खत्म करूंगा कि बहुत सारे क्लेम किए जा रहे हैं, और हाई लेवल मीटिंग भी इसीलिए की जा रही है कि एक बार आप झूठ से अगर पकड़ा जाते हैं तो आप नए झूठ गढ़ने में लग जाते हैं। तो आज मनीष सिसोदिया जी के अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि ऐसा जमाना आ गया है कि जब स्कूल बनाने वाले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा किसी जमाना आ गया है कि शिक्षा मंत्री जो शराब के घोटाले में जेल में होता है, जेल मंत्री जेल के अंदर होता है। ये बताइए नहीं, कैसे गायत्री जमाना? जी, बड़ी बात वो है कि उसी के नीचे किसी ने कमेंट किया, जो इन्फॉर्मेशन आप तक तो होगी ही पहले से भी, कि किसी ने आरटीआई फाइल किया कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में कितने स्कूल बनाए, और आंसर है 0। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में कितने स्कूल बंद किए, आंसर है 16। तो ये बना कहाँ, बंद कहाँ हुआ, अगर ये नंबर भी सामने आ जाए तो भी क्लियर है, और ये किसी और के आंकड़े नहीं, टॉयलेट्स को, आरटीआई के आंकड़े हैं। सुशांत, यू नो इट कि टॉयलेट्स को भी इन्होंने क्लासरूम में कन्वर्ट करने की बात यस, की थी। यस, यस, आशीष सर, यस। आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? जी सर। जी, मैं देयर इज सिर्फ ये अ करना वेरी चाह रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड, शशांक, आई विल सेव इट एंड आई विल लेट यू नो, दैट विल वाइंड अप। जी जी जी, आशीष सर। मैं ये ऐड करना चाह रहा था जो शशांक जी बता रहे थे, उसी को मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाह रहा था कि जब सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया है तो जो धारा इन पे लगाई गई थी, शशांक जी तो बहुत अच्छे से उनको समझते हैं, बट इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑडियंस, वो 120 थी, जो आपराधिक साजिश करना, एंड 477A जो कि सबूतों से छेड़छाड़ करना। तो ये 2 धारा ऑलरेडी इनके ऊपर लगी है, और उनको जो अरेस्ट करने का सबसे बड़ा लीगल पॉइंट बना था वो 164 था, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब किसी विटनेस ने अपनी बात रखी थी और बताया था कि मेरे सामने सब हुआ। तो ये सारी चीजें, और जो 170 फोन की बात है, वो जितने इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उनके, जब उन्होंने स्क्रूटनी सीबीआई कर रही है कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो ये एस्टोनिशिंग नंबर निकल के आ रहा है कि 170 फोन और जो डिस्ट्रॉय सिम किए गए हैं, वो दैट इज अ बिग नंबर। प्लस खुद मनीष सिसोदिया जी के 7 नंबर चेंज करना, और कविता जी की जिनकी अभी बात बताई शशांक जी ने कि उनके भी 6 नंबर चेंज करना, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप और मैं, कोई भी आम आदमी 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा चेंज ही नहीं करता। व्हाई वुड समबडी डू दैट? और अगर नंबर चेंज भी करेगा, व्हाई द हेल ऑन अर्थ would somebody destroy that number after using that number? All these questions raise eyebrow for any common man, and when it comes to CBI and ED, तो they are तो सुपर इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उनका तो रोज अपराधियों से वास्ता पड़ता ही है, वो तो सूंघ के पहचानने वाले में से हैं, उनको तो लिफाफा देख के खत का मजमू पता चल जाता है। तो ये तो आपके और मेरी भी अगर आईब्रोज रेज हो सकती हैं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। दे आर ऑल गिविंग नॉनसेंस रिप्लाईज, ऑल्टरनेट आंसर्स दे रहे हैं, कुछ और क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, सही आंसर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कविता जी से भी जब इंटेरोगेशन हुआ तो उस टाइम पे भी उनसे यही बात कही गई कि भाई 8 अप्रैल 2022 को जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट
इशू की गई थी, जहां पे अरुण रामचंद्र पिल्लई जी का नाम था, जो खुद एक सस्पेक्ट, कन्विक्ट या इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं, जबकि उन्होंने नाम लिया कविता जी का। कविता जी का नाम नहीं था, क्योंकि वो कविता जी के साथ गए थे विजय नायर से और दिनेश अरोड़ा से मिलने ओबराय मेडिन्स में, जिसकी पिक्स भी सब लोगों के पास है। तो यहां तक कि रिपब्लिक टीवी पे जब इंटरव्यू लिया गया इस क्वेश्चन को लेके कविता जी का, तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया। उन्होंने भी इसके आंसर में कुछ लेफ्ट राइट उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं रिपब्लिक टीवी पे, वो उनका 2 दिन पहले का इंटरव्यू है। तो ये भी उनको क्लियर है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि ये कहीं पे भी इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम वहां मिलने गए थे, और एक्चुअली गए क्यों थे, किकबैक्स का सारा रेशियो डिस्कस करने के लिए। तो एक एक करके जो परत बाय परत चीजें अब खुलती जा रही हैं, उससे आम आदमी पार्टी में खलबली मचना जायज है, क्योंकि अब ये धराशायी होने की हालत में है। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम। एक के बाद एक स्कैम इनके खुलते जा रहे हैं, और यकीन कीजिएगा शशांक जी तो खुद जुडिशरी से इन्वॉल्व हैं, इनको मालूम है कि जब एक धागा खींचना शुरू होता है ना, तो जाने कितने धागे निकल आते हैं। आप समझ के देखिएगा, जब तक आप सड़क पे चल रहे हैं ना, तो चल रहे हैं, बचे हुए हैं पुलिस से। एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना, तो फिर तो कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस की डेट एक्सपायर्ड है, कभी पोल्यूशन नहीं है, कभी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत है, कभी सीएनजी का अप्रूवल नहीं है, कभी सीट बेल्ट ठीक नहीं है, कभी आगे की है तो पीछे की। जो जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि एक बार इसके हत्थे आदमी चढ़ जाए, तो एक एक करके एक एक तार जब खुलती जाती है ना, तो आदमी के आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, सारी की सारी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि दे आर इन अ वेरी बैड स्पॉट एज ऑफ नाउ, और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए आए थे, जो स्वराज लेके आए थे, आज वो शराब के चक्कर में तिहाड़ में पड़े हुए हैं, और एक एक करके सारे जब वहां जाते जा रहे हैं, तो ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है कि हम जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स लेके आए थे, अगर हम भी चोर ही निकले, अगर हम भी बाकियों जैसे ही निकले, तो हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में है। इस वो अस्तित्व की लड़ाई में फंसे हुए हैं, एंड दे आर इन अ वेरी बैड एंड टाइट स्पॉट। क्योंकि जैसे शशांक जी ने कहा कि बिल्कुल एजेंसीज इतना टाइम लेके फूक फूक के कदम रख रही हैं, ये कोई मजाक नहीं है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर हाथ डाल रहे हो, वो भी ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जिसका चीफ मिनिस्टर उसको बचाने के लिए गदा तलवार सब लेके खड़ा है, और वो भी जबकि 2 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है, वो भी तब जबकि यहाँ आप पे मुझे नेशनल थोड़ा पार्टी सा डाउट है होने आशीष का सर, मुझे आप ले थोड़ा सा चुके हो। डाउट तो है। आई इसीलिए कभी भी मतलब, मैं लेट मी जस्ट फिनिश, कभी भी जो इतनी सीनियर बंदों पे हाथ डाला जाता है ना, अपना पूरा होमवर्क किए बिना, वाटर टाइट केस हुए बिना, फुल प्रूफ आपके पास इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस हुए बिना, कभी इतने बड़े आदमी पे हाथ नहीं डाला जाता। तो ये बचकानी हरकतें जो आम आदमी पार्टी करके बचने का प्रयास कर रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम। दिस इज व्हाट माय परसेप्शन अबाउट द होल सिनेरियो इज। जी आशीष सर, आई कम बैक टू यू फॉर द लास्ट क्वेश्चन। शशांक, एक बात बताओ, बात बताइए क्योंकि अभी हम शोमर हैं जी। सो क्या ईडी फंसा पाएगी थ्रू मनीष सिसोदिया? आई एम श्योर दे हैव अ watertight case, otherwise ED does not go after people like that. They have a track record, a very very good track record. और सिसोदिया के थ्रू क्या केजरीवाल तक पहुंच पाएंगे? विल दे बी एबल टू नेविगेट टू हिम, बिकॉज ही डजंट साइन एनीवेयर, देयर इज हार्डली एनी एविडेंस, फिजिकल एविडेंस ऑफ हिज बीइंग इन्वॉल्वमेंट, एक्सेप्ट फॉर वन, जहां पर इन्होंने फोन करके ये मेरा लड़का है, इसको इतने करोड़ दे दो, विच इज बीन वायरल इन द मीडिया, और मैंने कल भी कवर किया था। एक्सेप्ट फॉर दैट वन, आई थिंक देयर इज हार्डली एनी एविडेंस केजरीवाल तक। नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है। मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जजमेंट है पीएमएलए के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट ने इसको स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रिंजेंट किया है ज्यादा, पीएमएलए को जो राइट्स या जो पावर्स मिले हैं, उसको लेके जो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है उसके बाद मुश्किल होगा अगर अरविंद केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट है तो उनको बच के निकल पाना। 2 रीजन है उसके। पहला रीजन है कि जो पूछताछ कर रहे हैं वो नॉर्मल पुलिस ऑफिशियल्स नहीं कर रहे हैं। समझिए, सेक्शन 19 का जो पीएमएलए एक्ट है, उसमें जो पूछताछ हो रही है वो कोर्ट में भी एज एन एविडेंस काम करेगी। आप नॉर्मली पुलिस के सामने कुछ बोल देते हैं तो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने बोलना पड़ता है, वही एडमिसिबल होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो स्पेशल ड्यूटी पे हैं, और उनके सामने अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है
तो वो एज एन एविडेंस काम करेगा, और अगर उसमें क्रॉस चेक में अगर वो बाहर निकलती है बात, तो वो फंसेंगे। और दूसरा पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की को क्वेश्चन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, उसमें एक और बात निकल के आई। उसमें ये निकल के आया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो या आपके पोजीशन में कोई पैसा मिले, जरूरी नहीं है कि आपका मोटिव, मतलब समझ रहे, जो कोई जनरली कोई क्राइम करने के लिए दो चीज होना जरूरी है, मेंस रिया और एक्टस रिया। मेंस रिया मतलब आप प्लान कर रहे हैं, और एक्टस रिया आप एक्ट कर रहे हैं। इस केस में पीएमएलए में स्पेशली मेंस या एक्टस में से कोई एक भी हो तो चल जाएगा। मतलब या तो आप कर रहे हैं या तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक भी चीज होगा तो कार्य कर जाएगा। और उसी की वजह से मैं आपको कह रहा था कुछ समय पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज की गई थी, क्योंकि देखिए अभी ईडी के दायरे में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग लपेटे में आए, इसीलिए आज के डेट में विपक्ष जो 8 साल से बिखरा हुआ था आज लामबंद हो गया, एक साथ आ गया। क्यों? क्योंकि वही ईडी है जो कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व के पीछे है, और उनके बहुत सारे घोटाले, जैसे नेशनल हेराल्ड का घोटाला हो जाए उसके है, या पी चिदम्बरम के ऊपर भी और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम पे भी जो केसेस हुए हैं, या आज की डेट में जो विशांत, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हुए हैं। बहुत ब्रीफली पॉइंट्स आप बहुत ब्रीफली पॉइंट्स बताना चाहेंगे, बिकॉज आई रिमेंबर आई डिड अ वीडियो ऑन द चेंजेस इन पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बहुत फटाफट आप बताएंगे वो चेंजेस क्या आए हैं, बिकॉज आई रिमेंबर एक तो एविडेंस शेयर करना नेसेसरी नहीं है, आप वीडियो ऑडियो शेयर करना चाहें तो दैट इज एट द प्रेरोगेटिव ऑफ द अथॉरिटी एंड द एजेंसी, आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स मुझे रिमेंबर है, बट वुड यू लाइक टू ऐड द मेन पॉइंट्स जो अभी चेंज हुए, जिसकी बाद ईडी एकदम वो बोलते हैं ना, आप आ जाओ, अब हम दे हैव गॉट एनर्जाइज्ड एंड एक्टिवेटेड एंड लाइक दे हैव गॉन बोल्ड एंड हार्ड हिटिंग। जी, और देखिए चेंजेस पे बात तो हम कर ही सकते हैं और उस पे भी आते हैं। उससे पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, आज ही एक नया चीज हुआ है। क्या नया चीज हुआ है? आज नया चीज हुआ है कि पीएमएलए के अंदर में क्रिप्टो को भी लाया गया है। मैं ये पॉइंट को इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये दर्शाता है कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट कितनी ज्यादा सजग है आपका ब्लैक मनी को लेके। और इसीलिए मुझे याद है आज भी, और आपको भी याद होगा कि जब 2014 में पहली बार ये सरकार बनी थी, तो जो पहला कार्य इन्होंने किया था वो किया था कि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि ब्लैक मनी के ऊपर हम कैश से एक्शन लेंगे, क्योंकि यही एक पोल प्रॉमिस भी था नरेंद्र मोदी जी का आने से पहले। तो उसके में एक बहुत बड़ी बढ़त है। जहां तक अमेंडमेंट्स की बात है और उसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, उसमें दो चीजें हैं जो बड़ी स्पष्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा है कि हाँ ये गलत नहीं है। एक है कि अगर जो इंटरनल मेमो होता है जो पुलिस बनाती है या यहाँ एजेंसीज बनाती है, वो शेयर करना जरूरी नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप वो शेयर करते हैं तो सामने वाले लॉयर या सामने वाली जो पार्टी होती है, जो एक्यूज होता है बेसिकली, या जो विटनेसेस होते हैं, उसमें लूप होल्स निकाल के उसमें आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीएमएलए ऐसा एक्ट है जिसको इसीलिए इनेक्ट किया गया था इनिशियली, पहले तो कांग्रेस के टाइम में, बाद में स्ट्रॉन्ग किया गया बीजेपी के टाइम में, क्योंकि सोचा गया कि देश का जो पैसा है आम लोगों का, जो मैंने पहले भी कहा, चाहे वो इनकम टैक्स से हो या जीएसटी से हो, वो हार्ड एंड मनी है। उसके साथ अगर कोई करप्शन करे तो पूरे देश के साथ एक तरह से क्राइम है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो क्राइम अगेंस्ट कंट्री है। तो मुझे लगता है इसीलिए वो एक बहुत बड़ा चेंज था जिसको अपहेल्ड किया गया। दूसरा, जो बेल जो एकदम स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थे, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेल के स्ट्रिंजेंट कंडीशन सही है, क्योंकि अगर आप पे आरोप लग रहा है और अगर आपको ईडी पकड़ रही है वो पूरे आरोप के साथ, क्योंकि अगर ईडी भी पकड़ रही है तो उसको बताना पड़ रहा है क्यों पकड़ रही है। अगर वो बेल का विरोध कर रही है तो उसको रीजंस देने पड़ रहे क्यों विरोध कर रही है, और अगर जज आपको बेल नहीं दे रहा तो जज को भी रीजन देना पड़ रहा है। तो अगर इतने सारे उसमें बट अब उल्टा कंडीशंस, हो गया, हियर द एक्यूज्ड हैज टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। पहले क्या होता यस था, एजेंसीज को बोलना पड़ता था कि ये रीजंस है तो ही इज वी नीड टू होल्ड हिम। अब उल्टा हो गया, अक्यूज को बोलना पड़ेगा इतना पैसा कहां से आया। एग्जैक्टली। तो इस केस जी, में इसलिए उल्टा हो गया क्योंकि सेक्शन 45 में आपको कोर्ट को बेल देने का अधिकार है, वो डबल टेस्ट जहां पे आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। लेकिन जो सेक्शन 45 आता है उसके पहले सेक्शन 19 में, जिसमें आपको अरेस्ट किया गया है, वहां पे आपसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद अगर उसको लगता है तो आपको अरेस्ट करेगा। और वो 19 में जो बेसिकली मैंने कहा, वहां जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू गिविंग अ स्टेटमेंट इन कोर्ट। तो पहले क्या होता था कि आप पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते थे, वो वैलिड नहीं होता था। कोर्ट में जो होता था वो असली में उसके हिसाब से आपको बेल या नहीं बेल जो भी होता था, या केस में आगे जाके कन्विक्शन या नो कन्विक्शन। इस केस में क्योंकि वो इक्विवेलेंट है या उसकी वैल्यू वही है, तो इसीलिए उस यहाँ पे आपको उल्टा प्रूव करना पड़ेगा। अगर पैसा दिख रहा है या पैसे के ट्रेल दिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। इनोसेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो वो एक नया चीज है, तो इसीलिए बड़ा डिफिकल्ट होगा।
मुझे नहीं लगता कि इनको इजीली बेल मिल आई सकता आई है। रिमेम्बर जब मैंने ये टॉपिक कवर किया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो चेंजेस हुए थे, जो मैंने गिरधर मामड़ी सर के साथ किया था, उस वक्त मुझे याद है कि कपिल सिब्बल टूथ एंड नेल, मतलब एड़ी चोटी का बल लगाकर बैठे हुए थे कि ये चेंजेस नहीं हो, एंड ही वाज लाइक जुडिशरी बिक गई है, जुडिशरी आरएसएस की हो गई है, जुडिशरी बीजेपी की हो गई है। बहुत उन्होंने हंगामा किया था, बेचारे वो बोल नहीं पाए थे कि आगे प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी। आशीष सर, कमिंग टू यू, एंड आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स विल बी वाइंडिंग अप। केजरी के बाद कौन आएगा? केजरी टू बी द नेक्स्ट जी। पहली बात तो ये है कि केजरी के बाद कौन आएगा, ये बोल के आपने पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर एक खलबली मचा दी है। इसका मतलब केजरी जी बाय बाय करने वाले हैं। ये आपके जिसको बोलते हैं ना, मुंह से निकला हुआ एक ऐसा सत्य वचन जैसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय मूवमेंट हो रही है ना चीजों की, हर तरफ जो खलबली मची हुई है जैसे, और सच्ची बताऊं तो कितना प्रयास किया ममता बनर्जी ने ऑपोजिशन को इकट्ठा करने का, लालू ने ऑपोजिशन को इकट्ठा करने का, अखिलेश ने इकट्ठा करने का, मायावती ने इकट्ठा करने का, राहुल गांधी ने इकट्ठा करने का, लेकिन इकट्ठा ऑपोजिशन को फिर से अगर कोई कर पाया तो वो मोदी का प्रण कर पाया, जिसने कहा कि मैं करप्शन हटाऊंगा, और वो ईडी और सीबीआई पूरी ऑपोजिशन को इकट्ठा करने का सूत्रधार बन पाए। क्योंकि आज उस ईडी और सीबीआई की वजह से ही ये चोर चोर मुसेरे भाई आज इकट्ठे होके एक दूसरे का दामन थामे बैठे हैं। याद कीजिएगा कि जब केजरीवाल जी शुरू में कहते थे कि मैं लालू और इसको, अखिलेश और मायावती, इन लोगों को, ये तो सब चोर हैं, ये सब ऐसे हैं, और दोबारा फिर जब ये सीएम बने तो बनते ही सबके साथ इनकी फोटोएं आई, लालू के साथ फोटो आई, खूब मीडिया में मुद्दा उछला। तो याद है आपको, आज भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, इन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ऐसी बहाने से स्टेज पे बुला लिया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे खींच लिया, मेरे साथ फोटोएं खिंचवा ली। यानी तब भी ये अपने आप को बेचारा और एकदम सफेदपोश साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन आज जब इन सब लोगों ने मिलके, जैसे कि अभी शशांक जी ने भी कहा कि मेजर पार्टीज ने मिलके एक लेटर तक लिख दिया और ओपनली ये चैलेंज करने लगे अपनी एजेंसीज को। देखिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा एक बात मैं मानता हूं गायत्री जी, और मैं आपके ऑडियंस को भी कहूंगा इस बात पे जरूर ध्यान दें, कि जो भी व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी अपने देश के संविधान के ऊपर शक करने लगे, अपनी एजेंसीज पे इतबार खो दे, ना आपको कोर्ट पे इतबार हो, आप कहें जी जुडिशरी तो हमारे अगेंस्ट काम करती है, बिकी हुई है, आप कह दें सीबीआई ईडी इनके इशारे पे काम करती है, आप कह दें आर्म्ड फोर्सेस ने ये किया, उसका सबूत दे दीजिए, आप कहें मीडिया भी गोदी मीडिया हो गया है। यानी ये किसी भी जो 4 मेन पिलर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के, हमारे संविधान को चलाए रखने और बचाए रखने का जो काम करते हैं, आप किसी पे भी इतबार अगर नहीं करोगे तो आप कैसे खुद को एक नेशनलिस्ट प्रूव कर पाओगे देश की जनता के सामने, और कैसे आप अपनी अपहोल्ड कर पाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो हर आदमी हाथ में तलवार लेके, हाथ में बंदूक लेके सड़क पे उतर जाएगा, मुझे पुलिस पे इतबार नहीं, मुझे जुडिशरी पे इतबार नहीं। अगर इस तरह से होगा तो देश कैसे चलेगा? इसीलिए कहता हूं कि जब केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं एक अराजक व्यक्ति हूं, हमारी पार्टी अराजक पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उस समय उनकी, वो गाना है ना, दिल की बात कहीं जुबां पे ना आ जाए वाला, तो ये वही काम हुआ था। लोगों ने इसको उस समय समझा नहीं, पर सच में अब जैसे जैसे चीजें परतें खुल रही हैं, ये समझ में आ रहा है लोगों को कि ये अराजक माइंडसेट जो है इनका, फिर चाहे वो आप वो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ले लो, खालिस्तानियों की तरफ देख लो, और भी कई हिंट अभी शशांक जी ने दिए कि किसी रिलीजन विशेष की तरफ उनकी इंक्लिनेशन देख लो, बहुत सारे एक एक करके जब खुलने शुरू होंगे ना गायत्री जी, तो सच मानिएगा कि अब देश की जनता जाग चुकी है, और अब लोगों को सब कुछ आप जैसे कर्मठ सोशल मीडिया वर्कर्स की वजह से, ऐसे यूट्यूब चैनल्स की वजह से, मीडिया के स्ट्रांग होने की वजह से, और जुडिशरी के भी विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर, इंडिपेंडेंट काम करने की वजह से अब लोगों को सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट से फिर से कलर दिखाई दे रही हैं, सब कुछ क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए विपक्ष को साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है
कि भैया अकेले आए बिना इस समय आपसी लड़ाई भूल जाओ। इस समय अगर हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो मोदी है, इसको किसी तरीके रोक लो तो हम आपस में तो फिर भी सलट लेंगे। कहते हैं ना, जब उंगली में खरोच आई हो और हाथ कटा हो तो पहले उंगली की खरोच को तो बाद में निपट लेंगे भाई। सिर सलामत तो पगड़ी हजार, तो बाद में पगड़ियों की चिंता कर लेंगे। फिलहाल तो सर बचाओ, गर्दन बचाओ, और ऐसे में एक दूसरे के आगे गर्दन झुकानी भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सर झुकाने में हर्ज नहीं है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। तो ये तो चाइना के आगे, पाकिस्तान के आगे, किसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। मोदी के आगे होना कोई गलत बात नहीं, मैं मानता हूं पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट से आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप पाकिस्तान की लाइन बोलने लगो, आप चाइना के फेवर में बातें करने लगो, तो यहां पे आके कहीं ना कहीं देश की जनता सब देख रही है। और अपने पॉलिटिकल वेंडेटा को प्रूव करने के लिए आप देश के साथ गद्दारी करने लगो, तो आप सबसे पहले एक नेशनलिस्ट हो, आप पहले इंडियन हो, उसके बाद बीजेपी, आप कुछ भी हो सकते हो, कांग्रेस हो सकते हो, तो पहले इंडियन हो। इंडिया है तो सब कुछ है, उसकी सॉवरेनिटी को जो चीज हम पहुंचाए ऐसा काम हम लोग ना करें। ऐसा ही आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, और मुझे लगता है आपके चैनल की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि सबसे पहले आप नेशनलिस्ट रहिए, उसके बाद अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को बचाइए, संभालिए, जो मर्जी कीजिए, बट पहले अपने देश को हमेशा सर्वप्रिय मानिए। जी, thank you so much, sir, for your concluding remarks. Shashank, would you like to add anything towards the end? जी, गायत्री जी, मैं थोड़ा-सा डिफर करूँगा यहाँ पे आशीष जी और आपकी बातों का। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अंत होने वाला है, और मुझे लगता है, मुझे ये भी नहीं लगता कि अंत वाली बात भी है। जब कांग्रेस को पता था कि वो वीक हो गई एक्सट्रीम, तो उन्होंने बी टीम क्रिएट की, और इसीलिए वो आज हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी इतने बड़े लेवल पे आगे बढ़ रही है। नहीं तो, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब लोग सब पार्टी को बी टीम बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आम आदमी पार्टी के वीकेस्ट टाइम में कांग्रेस के सबसे बड़े-बड़े जो वकील हैं वो फ्री में इनके लिए अपीयर नहीं होते कोर्ट में। और ये तो छुपी वाली बात नहीं है कि जिनकी पर अपीयरेंस की फीस 15 से लेके 25 लाख के बीच में है, और वो तो सारे कल आ रही पूरी टीम, कल पूरी टीम होगी सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, और वो लोग जिनको इन्होंने स्पष्ट अपना चिट्ठी निकाल के कहा था कि ये भ्रष्ट हैं, ये चोर हैं, इनको जेल में डालना चाहिए, फलाना ठिकाना, सब कुछ कहा था, किसके बारे में नहीं कहा था, वो लोग अगर आज स्पष्ट रूप से उनके फेवर में आके कह रहे हैं। और सोचिए, इन्होंने सोनिया और राहुल जी के बारे में भी कहा है, तो अगर सोनिया और राहुल जी कांग्रेस में जैसे नाजी पार्टी के हिटलर होते थे वैसे हैं, तो अगर आप उनके बारे में कुछ कह रहे हैं और उनके बारे उसके बाद भी अगर वहां के बड़े बड़े नेता आपके फेवर में आके कोर्ट में आपके सपोर्ट में खड़े, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक चल रहा है। और अब तो हम क्योंकि सोरोस का फंड और वेस्टर्न इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि चीजें इतनी आसान होने वाली है, लामबंद होंगे और अगले 1 साल में हम यही जोड़ तोड़ देखेंगे। तो मेरा मानना है कि इसको 2024 की कड़ी से हम देख सकते हैं, और ये मुझे लगता है देश के लिए गर्व की बात है कि ब्लैक मनी पे इतना बड़ा एक्शन ये सरकार ले रही है। No, but one of the most important points which Shashank has added is cryptocurrency को लेके आना, because बहुत सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में घुमाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सबकी नजर से दूर रहता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डार्क वर्ल्ड क्या है, आई मीन डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है। इस पे मैं कोशिश करती रही हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने की, बट लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो। तो दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ हाइडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विदाउट इवन पीपल नोइंग। जब आपको जरूरत है, आपने उसी वक्त अपना माइनिंग किया है, जो भी किया, निकाल दिया। और उस पैसे को आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या खरीद और बेच सकते हैं, वो भी एक बात है। और सिर्फ क्रिप्टो नहीं आया है, इन्होंने एनएफसी को भी ले आया उसमें। तो जितने भी वर्चुअल करेंसीज सब कुछ है, सबको इसके अंदर इन्होंने डाल दिया है। दैट वाज अ वेरी गुड एंड वेरी बिग मूव। This is huge. This is huge. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्होंने किया था वो पीएमएलए को स्ट्रॉन्ग करके, और आज उसी कड़ी में ये तीसरा इन्होंने कर दिया है। तो सब कुछ अगर डिजिटल होकर सबके ट्रेल को अगर आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी बात है। सोचिए, आज से 2 साल पहले जब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया गया था, उसके ट्रांजैक्शन को लेके लीगल और इलीगल की बात नहीं कही गई थी, बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया था निर्मला सीतारमण जी के ऊपर कि क्यों किया गया या इसका क्या औचित्य है। आज जब इसको पीएमएलए के अंदर लाया गया, तो अब समझ में आ रहा है इसका क्या औचित्य है, कि हम डायरेक्ट लीगल और इलीगल नहीं कह रहे, लेकिन अगर ये इलीगल यूज के लिए हो रहा है तो हमें, क्योंकि हम इसका टैक्स डिडक्ट करें, तो हमको पता है कि इसका ट्रेल कहां से कहां तक बैठेगा, और वो ईडी या पीएमएलए के अंदर में आ सकता है। सो आई गेस दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री।
क्योंकि पार्टीज, अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि पार्टीज आती है जाती है, सत्ताएं आती है जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए। और मुझे लगता है देश के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या बहुत बड़ी चीज है जो आज हुई है। जी, थैंक यू सो मच शशांक फॉर ज्वाइनिंग एंड आप अपना प्रो बोनो केसेस का काम जारी रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे केसेस लड़ते रहिएगा। और आशीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा बोलते हैं, ही इज रियली अ वेरी गुड कोच। जी, सिर्फ प्रो बोनो से नहीं चलेगा, अब तो मुझे लगता है आपसे ही मुझे 2-4 केस ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी किसी को बड़े मर्डर और बड़े Yes. रॉबरीज के केस भी सॉल्व करवाने हैं तो शशांक के पास पहुंच जाना, नंबर मेरे से मांग लेना मैं दे दूंगी। Anyway, on a funny note, because politics is a dry subject, so sometimes you need to have some kind of humor at least to keep it alive. Yeah, thank you so much for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आपको पॉइंट्स देने हैं, आपको क्रिटिसाइज करना है, अप्रिशिएट करना है, जो भी कुछ कहना है, फील फ्री, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं ज्यादातर अपने हर ईमेल को चेक कर, ज्यादातर नहीं, आई जनरली रीड 100% ऑफ माई ईमेल्स। दैट्स द बेस्ट वे टू रीच आउट टू मी। मैं टेलीग्राम और बाकी जगह नहीं होती हूँ, बट ईमेल्स डेफिनेटली इज अ सोर्स। एंड येस, प्लीज सपोर्ट मी सो दैट आई कैन कीप कंटिन्यूइंग डूइंग दिस हार्ड वर्क, जैसे सभी लोग बोल रहे हैं। और बहुत जरूरी है, 2024 तक ब्रेक लेना, इट्स लुकिंग लाइक इम्पॉसिबल कि आप ब्रेक लेना चाहें तो अगले पता चलता है शाम को फिर कोई न्यूज आ गया ना, लाइक 10 o'clock करना पड़ेगा, 8 बजे का शो अप। सो इट इज लाइक दैट, yes, because 2024 we are in a race against time. I think most of us nationalist YouTubers, Shashank knows it because Shashank is also fighting a lot of राष्ट्रवादी केस, बहुत फाइट कर रहे हैं, तो इनको भी पता है अभी हम किस मैराथन से चल रहे हैं। आशीष हांडा सर भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कितनी डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे हैं। तो 2024 तक ब्रेक तो लग नहीं रहा है कि मिलेगा। तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड, क्या बोलते हैं, गाड़ी वो सीट बेल्ट बांध लीजिए 2024 तक, एंड विल कंटिन्यू। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। राइट, थैंक यू। नमस्ते।